That's why बयानबाजी। बाबा रामदेव के पीएम मोदी पर बदले तेवर काफी हैरानी वाले हैं। रामदेव ने कहा है कि ट्रंप के अटपटे बयानों को मोदी भी नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने मुखर व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल वे भी मौन साथे बैठे हैं। तो बाबा रामदेव, आप ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल था आपके लिए भी? मतलब आप थोड़ा पहले उन्हें अलग समझ रहे थे, अब अलग समझ पा रहे हैं उनको, उनके व्यक्तित्व को सही नहीं समझ पा रहे। गलती हो गई, क्या गलती हो गई? सारी दुनिया ही नहीं समझ पा रही है। भारत भी इसलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं, किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो है एकदम मौन साधे बैठे। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है? किस बात पे प्रधानमंत्री ने मौन साधा है? अरे भाई, ट्रंप कुछ भी बयान देते, प्रतिक्रिया देते कहां है? आपने पूछा था कल उनसे? तो ऐसा है, वो तो यहाँ कह के गए कि भारत को संयम से आगे बढ़। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका युद्ध के समाधान के लिए बातचीत पाकिस्तान में करवाने की पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में युद्ध समाप्त करने के लिए जारी संवाद प्रयासों का स्वागत करता है और पूर्ण समर्थन देता है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के हित में है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस संघर्ष के समाधान के लिए अमेरिका और ईरान की सहमति पर पाकिस्तान दोनों की मेजबानी करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। मोदी ने एक्स पर बताया कि दोनों ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने ट्रंप से कहा है कि भारत शीघ्र निशस्त्रीकरण और शांति बहाली का समर्थन करता है और मुझे जलडमरू मध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना समूचे विश्व के लिए आवश्यक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हैरानी जताई है कि असीम मुनीर जैसा व्यक्ति आज युद्ध के जुड़े इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में अहम भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत उस प्रक्रिया से दूर है। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेट ऑफ हार्मुज की स्थिति पर चिंता जताई और कहा है कि युद्ध के बाद से यहां जहाजों का आवागमन चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने संवाद और कूटनीति से रास्ता बनाया। सभापति जी, हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है
कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे कुल 24 भारतीय जहाजों में से 4 जहाज सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए हैं। शिपिंग मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय ध्वज वाले ये जहाज अभी भी सुरक्षित स्थिति में हैं, लेकिन युद्ध के कारण उनकी आवाजाही रुकी हुई है। जो वेसल्स हैं, अभी मैंने अपने ओपनिंग ब्रीफ में बताया कि अब हमारे पहले 22 जहाज थे, अब 20 हैं जो वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैं, पर्शियन गल्फ में, और उनके मूवमेंट का नेक्स्ट 24 आवर 48 आवर्स में यदि कोई मूवमेंट होगा, कोई फर्म इंफॉर्मेशन होगी, मैं आपसे शेयर करूंगा। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजरायल के दबाव में है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का रुख देश और भारतीय किसानों के हित में नहीं है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे 1200 बेड वाले आयुष्मान आईपीडी टावर का मुद्दा उठाया, जो सरकारी लेट लतीफी और लागत बढ़ने के कारण एक इंतजार शास्त्र का उदाहरण बन गया है। इंतजार शास्त्र में बताया गया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह टावर लगभग 1 साल से अधिक की देरी का शिकार है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में एलपीजी गैस के संकट को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य प्रभावशाली लोगों के घरों में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम जनता को हर और सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के तो आएगी नहीं, 10-20 सिलेंडर मंगा लिए होंगे पहले से ही, मंत्रियों के भी नहीं आएगी। आप और हम और जनता पीसेगी, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी नहीं पीसेंगे, उनको भी मिल मिला जाएंगे। लेकिन आम जनता का क्या होगा? जिस उज्ज्वला के नाम से आपने 3 बार केंद्र में सरकार बना ली, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल की माता बहनों को धुएं से मुक्ति दे दी, उनका क्या होगा? उनका क्या हो रहा है? वैसे भी सिलेंडर में छूट नहीं है, इसलिए उनको सिलेंडर काम में नहीं लेते, फिर भी जो ले रहे हैं उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा, गरीब को सिलेंडर नहीं मिलेगा। जो छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटे होटल चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, छोटे छोटे अपने उद्योग चला रहे हैं, टाइल के चला रहे हैं और कोई दूसरे के चला रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको तो जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो पहले भी आपने देखा होगा, काफी ऐसे प्राइवेट उद्योग थे जिसमें कर्मचारियों की छटनी करती थी, घर भेज दिया था। जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होती थी उसको 50,000 में रख लिया, 50,000 की थी उसको 20,000 ऊपर किया, और कितनी छटनी होगी। ये स्थितियां तो दोबारा आने वाली है। स्थिति के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने जो पीसी करके इस मुद्दे को उठाया है। अब हम 27 तारीख को बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक के ऊपर करने जा रहे हैं, जिससे इस डबल इंजन की सरकार की आंख खुले और जनता की परेशानियां कम हो, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने हमारे जितने भी प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट हैं उनके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाया है। भारतीय रेलवे ने टिकट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिनकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा है कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर यात्री को रिफंड नहीं मिलेगा।
नए नियम के मुताबिक यदि कोई यात्री 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे न्यूनतम चार्ज काटकर लगभग पूरी रकम वापस मिलेगी, जबकि पहले यह सुविधा 48 घंटे पहले तक मान्य थी। कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है, 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले, तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड, 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया है। उन्होंने इसका श्रेय सरकार की किसान सम्मान निधि, बढ़े हुए कृषि बजट और बेहतर सिंचाई व बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं को दिया और कहा है कि सरकार के प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीगंगानगर में फसल बीमा योजना के तहत किसानों के साथ हुई गड़बड़ी पर बीमा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ठगे गए किसानों को उनका पैसा दिलवाया जाएगा। अच्छा है, जैसा यहाँ किसान बैठे हैं, किसान नेता भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक 30% मुआवजा ही मिला है 30% लोगों को, तो उसको 70% दिलाएंगे 15-20 दिन में। जो रिलीफ का पैसा है वो 70% जिसके नुकसान हुआ है उसकी जेब तक पहुंच जाएगा। फसल बीमा दरअसल में जो फसल बीमा की कंपनियां हैं वो किसानों के साथ ठगी करती हैं माफियाओं से मिलकर। जहाँ खराबा खूब होता है वहाँ 0 लॉस बता देते हैं और जो खराबा नहीं होता है वहाँ वो बढ़ चढ़ के लॉस बता देते हैं। और एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसानों को ठगता है, किसानों के साथ छलावा करता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जितनी भी कंपनियां यहाँ ये गड़बड़ कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो एक क्षेमा कंपनी ने गंगानगर में गड़बड़ की थी, तो उसको हम ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं और जितना किसानों का पैसा बनता था वो किसानों को पैसे देने जा रहे हैं। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.